बैक टू स्टडी विद सुजाता। दिस इज सुजाता और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी से है, यानी कि हमारे उसमें भी हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ रेटाइना में है, वो है रेटाइनल डिटैचमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक यानी कि रेटाइनल डिटैचमेंट। तो सबसे पहले हर एक आंसर में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसमें इसके नाम में ही छुपा है रेटाइनल डिटैचमेंट, यानी कि जो रेटाइना है उसका डिटैचमेंट हो रहा है। बट एग्जैक्टली आपका पूरे रेटाइना के जो हिस्टोलॉजिकली जो 10 लेयर्स होते हैं उनका डिटैचमेंट नहीं हो रहा है। जो उसके अबव 9 लेयर्स है, जिसको कि हम लोग कलेक्टिवली न्यूरोसेंसरी रेटाइना बोलते हैं, उनका डिटैचमेंट होता है फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि जो हमारा रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम है, हमारा 10th लेयर। यानी कि 9 लेयर्स जो न्यूरोसेंसरी रेटाइना थे वो अलग हो गए और जो हमारा 10th लेयर था वो अलग हो गया। यानी कि पूरा रेटाइना अलग नहीं हुआ आई बॉल उसमें आई के स्ट्रक्चर से, बट उसी रेटाइना के बीच में उसके 9 लेयर्स और उसके 10th लेयर यानी कि रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम के बीच में डिटैचमेंट हो जाता है। उसके वजह से एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जो कि हमें पता है सब रेटाइनल स्पेस होता है। अभी डिटैचमेंट होने की वजह से वहाँ पे जो स्पेस क्रिएट हुआ सब रेटाइनल स्पेस, यहाँ पे हमारा यहाँ पे फ्लूइड का अकुमुलेशन होगा और उसके वजह से वो फ्लूइड हो जाएगा हमारा सब रेटाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन है कि इट इज़ द डिटैचमेंट यानी कि सेपरेशन ऑफ NSR यानी कि न्यूरोसेंसरी रेटाइना फ्रॉम द रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर। ठीक है, तो रेटाइना के बीच में ही डिटैचमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको घुमा के MCQ पूछा जा सकता है, जिसमें दिया गया डिटैचमेंट ऑफ द होल 10 लेयर्स, डिटैचमेंट ऑफ द होल 7 लेयर्स। तो हम लोग को पता है इट इज़ डिटैचमेंट ऑफ द अबव 9 लेयर्स विच कंस्टिट्यूट द न्यूरोसेंसरी रेटाइना फ्रॉम द 10th लेयर विच इज़ द रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन ये दो है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में जो हमारा है वो है हमारा रेगमेटोजेनिस, वही हमारा मेन है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए रेटाइनल डिटैचमेंट तो बेसिकली आपको सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से रेगमेटोजेनिस के बारे में ही बात करनी है। ट्रैक्शनल एंड एक्सुडेटिव के बारे में शॉर्ट ब्रीफिंग भी चलेगी, तो हम लोग भी आज वैसे ही करेंगे। रेगमेटोजेनिस हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और ट्रैक्शनल और एक्सुडेटिव के बारे में जो सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। सेकेंडरी में वही है ट्रैक्शनल एंड एक्सुडेटिव। प्राइमरी यानी कि वो अपने आप हो रहा है, इट इज़ नॉट ड्यू टू एनी अदर सिस्टमिक एसोसिएशंस, बट ट्रैक्शनल और ये हम लोग देखते हैं कि दे आर ड्यू टू सम अदर कंडीशंस। ठीक है, वो हम लोग जब वो देखेंगे तो हम लोग देख लेंगे। तो रेगमेटोजेनिस के बारे में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है रेगमेटोजेनिस वाले में, सिंस ये दिस इज़ अ प्राइमरी कंडीशन, तो इसमें क्या होता है रेटाइना के जो लेयर है यानी कि जो 9 लेयर्स है उनमें क्या होता है आपका होल क्रिएट होने लगते हैं। अब इस होल से जो हमारा विट्रियस है वो जनरली लिक्विफाइड स्टेज में जेल लाइक स्टेज में होता है, बट इसमें हम लोग पैथोजेनेसिस में देखते हैं कि वो लिक्विफैक्शन अंडरगो करता है, यानी कि अब वो लिक्विड जैसा बन जाता है और रेटाइना में जो होल्स क्रिएट हुए हैं उनके थ्रू वो सीप करके आपका सब रेटाइनल स्पेस जो मैंने बोला वहाँ पे जाके इकट्ठा होकर सब रेटाइनल फ्लूइड बन जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है एसोसिएटेड विद रेटाइनल होल्स या फिर टेयर्स, उसके विच लीड्स टू कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द सब रेटाइनल स्पेस। उसके बाद आता है हमारा ईटियोलॉजी, तो नहीं हम लोग इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बोल सकते हैं। एज यानी 40-50 ईयर्स ऑफ एज, मायोपिक अगर पेशेंट है तो, फिर अफेकिया एंड सूडोफेकिया। अफेकिया इज़ द एब्सेंस ऑफ लेंस, वो कंजेनाइटल हो सकता है या फिर ड्यू टू एनी ट्रॉमा या कुछ हो सकता है। एंड सूडोफेकिया इज़ जनरली आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, जो हम लोग इंट्राओकुलर लेंस प्लेस करते हैं तो वो दैट इज़ सूडोफेकिया। या फिर लैटिस रेटाइनल डिजेनरेशन। लैटिस मतलब कि एक मैश लाइक डिजेनरेशन हो जाए अगर रेटाइना का, यानी कि जो रेटाइना अगर अभी तक पूरा इंटैक्ट लेयर था अब अगर वो मैश लाइक हो जाए तो उससे वो मैश लाइक हो गया, यानी कि उसमें थोड़े से पोर्स बन गए तो उससे हमारा विट्रिस या कोई भी फ्लूइड उसमें से सीप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी ट्रॉमा की वजह से भी ये कंडीशन हो सकता है, तो ये उसके प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस है। पैथोजेनेसिस उसका जो हमारा मेन है वो कि इसमें सिनेरिसिस हो रहा है। सिनेरिसिस इज़ बेसिकली द लिक्विफैक्शन ऑफ विट्रस, जो कि विट्रस हमारा नॉर्मली जेल लाइक स्टेट में होता है वो अब लिक्विफाइड हो गया है। और ये सब जो कंडीशंस हैं दे प्री डिस्पोज टू द फॉर्मेशन ऑफ रेटाइनल होल। ठीक है, और ऊपर से अगर विट्रियस हमारा लिक्विफाई होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो उस टीयर्स और उस होल्स में से पास करके सब रेटिनल फ्लूइड में अक्यूमुलेट हो जाएगा। वही है इसका बेसिक पैथोजेनेसिस। और हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि इसमें पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट होता है, यानी कि हमारा जो ये रेटाइना अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा अगर पूरा विट्रियस है तो इन दोनों के बीच में डिटैचमेंट होने लगती है, क्योंकि अभी लिक्विफाई हो रहा है तो अभी इनमें डिटैचमेंट होने लगता है। तो क्या होता है विट्रियस और रेटाइना दोनों एक दूसरे के ऊपर
पुल एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग ट्रैक्शन बोलते हैं, पुल को ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं। विट्रियस रेटाइना के लेयर को छोड़ने लगता है तो रेटाइना उसको पकड़ने का कोशिश करता है, यानी कि कुछ कुछ जगह से विट्रियस हट गया होता है रेटाइना के, बट कुछ कुछ जगह पे रह गया होता है, और वो दोनों फिर मिलके एक दूसरे के ऊपर ट्रैक्शन एग्जर्ट करें। सिंस ये दोनों साइड से हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डायनेमिक विट्रियो रेटाइनल ट्रैक्शन। डायनेमिक क्योंकि दोनों साइड से हो रहा है, कौन कौन एग्जर्ट कर रहा है, विट्रियस और रेटाइना, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि पोस्टीरियर, यानी कि ये तो पोस्टीरियर पार्ट था ना हमारा विट्रियस का, इसलिए पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट क्या करता है, एग्जर्ट करता है डायनेमिक विट्रियो रेटाइनल डिटैचमेंट, जिसकी वजह से कि और जो हमारा जहाँ जहाँ पे अटैच रह गया तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, तो वहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाता है रेटाइना में, और उसकी वजह से जो विट्रियस हमारा लिक्विफाई हुआ है वो उस होल के थ्रू सीप कर जाता है इनटू द सब रेटाइनल स्पेस। तो पैथोजेनेसिस के बाद हम लोग देखते हैं उसके क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि उसके सिम्टम्स एंड साइंस क्या हैं। तो उसके सिम्टम्स में क्या होता है, फ्लोटर्स होते हैं। फ्लोटर्स क्या होते हैं, दे आर ब्लैक ऐसे फ्लाइंग डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स जो कि आपको ऐसे अचानक से दिखते हैं। ये किस लिए होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, दे आर ड्यू टू रैपिड डिजेनरेशन ऑफ विट्रियस, क्योंकि विट्रियस अब लिक्विफाई हो रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है, तो उसका डिजेनरेशन होता है। उसके वजह से अचानक से पेशेंट्स को क्या ब्लैक स्ट्रक्चर्स, ब्लैक फ्लाइंग ऐसे एरोस या फिर एक सिंगल लाइन ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं, उसको हम लोग फ्लोटर्स बोलते हैं, बिकॉज वो फ्लाइंग होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ देयर आइज ऐसे उन लोग को लगता है, तो उसको हम लोग फ्लोटर्स बोलते हैं। फिर दूसरा हमारा होता है फोटोप्सिया। फोटोप्सिया यानी कि ऐसे अचानक से कोई स्ट्रीक्स ऑफ लाइट उनको अगर दिखने लगते हैं, विच इज़ बेसिकली ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द रेटाइना या इस ट्रैक्शन और डिजेनरेशन के वजह से। फिर हम लोग देखते हैं जो लॉस ऑफ विजन है वो सडन एंड पेनलेस होता है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इसमें और ट्रैक्शन वाले को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि इसमें जो लॉस ऑफ विजन है वो सडन एंड पेनलेस है और उसमें प्रोग्रेसिव होता है। और एक पेशेंट्स बोलते हैं कि उन्हें पर्दा लग रहा है उनकी आंखों के आगे, अचानक से ऐसे लगता है कि पर्दा आया और फिर वो चला गया, दैट इज़ कॉल्ड व्हील इन फ्रंट ऑफ आई। व्हील इज़ बेसिकली पर्दा। ये तब होता है क्योंकि जो हमारा विट्रियस है वो डिटैच हो रहा है, वो डिजेनरेट हो रहा है, और अगर कोई भी इंस्टेंट पे इट कवर्स द मैक्यूला, क्योंकि मैक्यूला इज़ आवर पॉइंट ऑफ बेस्ट विजन, अगर वो कोई भी पॉइंट पे उसको कवर करता है तो उस समय हम लोग को लगता है कि तो कुछ भी नहीं दिखता है, इसलिए ऐसा लगता है कि एक पर्दा आ गया और फिर वो तो फ्लोट कर रहा है ना द विट्रियस, क्योंकि वो तो डिटैचमेंट हो चुकी है, अब तो वो थोड़ा थोड़ा उससे रेटाइना से डिटैच हुआ, वो लिक्विफाइड है, अगर वो उसको कवर किया और फिर जब वो उससे हटता है तो फिर हम लोग को वापस से नॉर्मल दिखने लगता है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं व्हील इन फ्रंट ऑफ आई। तो ये है सिम्टम्स, यानी कि जिससे पेशेंट्स हम लोग को प्रेजेंट करे। साइंस जो कि हम लोग एलिसिट करते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ आई हम लोग जब करते हैं तो नॉर्मल लगता है। आईओपी यानी कि इंट्राओकुलर प्रेशर वो या तो नॉर्मली होता है या तो हल्का फुल्का डिक्रीज होता है, इतना कोई कंसर्निंग कुछ नहीं होता उसमें। मार्कस गन पिपल होती है, उसमें RAPD इज़ पॉजिटिव, यानी कि और फिर उसके बाद हमारा हम लोग जब प्लेन मिरर एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि रेड रिफ्लेक्स होता है। तो अगर आप कभी भी आई को एग्जामिन कर रहे हैं बाय एन ऑप्थेल्मोस्कोप या फिर बाय प्लेन, बेसिकली हम लोग जनरली जब ऑप्थेल्मोस्कोप से कर रहे होते हैं तो वी गेट अ रेड रिफ्लेक्स विच इज़ ड्यू टू द फंडस। आप फंडस एग्जामिनेशन में विच इज़ क्योंकि जो कोरॉइड हमारा वो वास्कुलर है, बट उसके आगे के जो लेयर्स हैं रेटाइना और ये सब, वो हमारे रेटाइना, एक्वस लेंस, ये सब जो आई स्टार्टिंग से अगर आप सारे अगर देखेंगे, एक्वस लेंस, विट्रियस, फिर हमारा रेटाइना का लेयर्स, उसके बाद ना आएगा हमारा कोरॉइड। तो ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट जो कोरॉइड होता है वो वास्कुलर होता है, उसकी वजह से हमें रेड रिफ्लेक्स मिलता है। बट इसमें क्या होता है कि जहाँ पे भी रेटाइना डिटैच हो जाता है, अब वहाँ पे तो वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं होती, तो वहाँ पे ग्रे रिफ्लेक्स मिलता है, और जहाँ पे रेटाइना नॉर्मल होता है वहाँ पे रेड रिफ्लेक्स मिलता है। तो हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोपी में इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं, क्योंकि हम लोग को पूरी पेरिफेरल रेटाइना को एग्जामिन करना है। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी हम लोग उन कंडीशंस में करते हैं जिनमें हमें लेस एरिया ऑफ रेटाइना को ऑब्जर्व करना है, बट इसमें सिंस हम लोग को पूरे पेरिफेरी को भी एग्जामिन करना है, इसलिए इसमें हम लोग इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कर रहे हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर फ्रेशली डिटैच रेटाइना है तो ग्रे रिफ्लेक्स दिख रहा है, जैसा कि मैंने बताया। रेटाइनल ब्रेक्स होते हैं, हम लोग को रेटाइनल ब्रेक्स दिखते हैं। रेटाइनल ब्रेक्स में सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पे होंगे, आपके अपर टेम्पोरल क्वाड्रेंट में। ये एक MCQ है, सुपेरो टेम्पोरल क्वाड्रेंट में होगा। सुपेरो यानी कि ऊपर, टेम्पोरल यानी कि टुवर्ड्स द टेम्पोरल साइड। आई ऑर्बिट को हमेशा मतलब आई को हम लोग हमेशा दो में डिवाइड करते हैं, एक नेजल साइड, एक टेम्पोरल साइड। तो टेम्पोरल उसमें और फिर आई को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किए, सुपेरोनेजल, इन्फेरोनेजल, सुपेरो टेम्पोरल एंड इन्फेरो
इन्फेरोटेम्पोरल, तो उसमें जो ऊपर वाला आया टेम्पोरल साइड में उसको हम लोग बोलेंगे सुपेरोटेम्पोरल क्वाड्रेंट, वहाँ पे हमारा रेटाइनल ब्रिक्स सबसे कॉमन होता है। और हम लोग देखते हैं इसमें शाफर साइन विच इज़ टोबैको साइन। क्या होता है कि हमारा एंटीरियर विट्रेस जो है वहाँ पे हमारे विट्रेस के पिगमेंट्स इकट्ठा होने लगते हैं, ब्राउनिश पिगमेंट्स, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि टोबैको के लीव्स फेंके हुए हैं, तो इसलिए हम लोग उसको शाफर साइन या फिर टोबैको साइन भी बोलते हैं। और स्कोटोमा दिखता है हम लोग को इन द एरियाज ऑफ डिटैच्ड रेटाइना। स्कोटोमा इज़ एब्सेंस या फिर डार्क विजन, तो दैट इज़ व्हाट इज़ द क्लिनिकल फीचर्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। 3 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। प्रोलिफरेटिव विट्रो रेटाइनोपैथी, यानी कि जो हमारे वेसल्स है वो प्रोलिफरेट करने लगेंगे, उनमें न्यूवास्कुलराइजेशन होगा, इस्चेमिया होगा, दैट इज़ अ विशियस साइकिल जो कि रिपीट होता जाएगा। इस्चेमिया, न्यूवास्कुलराइजेशन, लीकी चैनल्स, फिर से इस्चेमिया, हाइपोक्सिया, और वो सब होने लगता है। फिर कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट हो सकता है, यूवेआइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जो रेटाइनल ब्रेक्स जो क्रिएट हुए उनको सील करना है, इसलिए हम लोग फोटो कोआगुलेशन करते हैं। फिर हम लोग स्क्लेरल बकलिंग या फिर न्यूमोरेटाइनोपेक्सी, ये भी उन गैप्स को बंद करने के लिए जैसे कि मैंने बोला कि 9 लेयर्स ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटाइना हैज़ डिटैच्ड फ्रॉम द 10th लेयर, तो बीच में जो स्पेस क्रिएट हो गया, अब अगर कोई भी स्पेस को हम लोग को बंद करना है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड से ऐसे प्रेशर इधर दोनों साइड से प्रेशर लगा रहे, या फिर बाहर से प्रेशर लगा रहे, या फिर अंदर से प्रेशर लगा रहे। तो ये जो हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं इसको हम लोग टैम्पोनेट बोल रहे हैं। तो न्यूमोरेटाइनोपेक्सी इज़ फॉर्म ऑफ इंटरनल टैम्पोनेट, यानी कि हम लोग एक गैस बबल को रिलीज़ करते हैं इनटू द विट्रेस, जो कि जाके ये 9 लेयर्स ऑफ रेटाइना को पुश कर रहा है कि जाओ ये गैप को बंद करो और 10th वाला से जाके अटैच हो जाओ, तो दैट इज़ इंटरनल टैम्पोनेट। और जो स्क्लेरल बकलिंग है, क्योंकि स्क्लेरा बाहर होती है, वहाँ से हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग स्क्लेरल बकलिंग, और वो दैट फॉर्म्स और एक्सटर्नल टैम्पोनेट। वहाँ से जब हम लोग फोर्स लगाते हैं 10th लेयर पे सिर्फ कि तुम जाओ, तुम जाके वो 9 लेयर्स के साथ अटैच हो जाओ, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल बकलिंग, एक्सटर्नल टैम्पोनेट। तो वो हुआ हमारा स्क्लेरल बकलिंग और न्यूमोरेटाइनोपेक्सी। ये आप इंटरनल और एक्सटर्नल टैम्पोनेट समझ के होंगे शायद। और फिर हम लोग करते हैं ड्रेनेज, जो हमारा जो बीच में जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया, सब रेटाइनल स्पेस में जो सब रेटाइनल फ्लूइड इकट्ठा हुआ, उसको हम लोग ड्रेन करते हैं बाई लॉन्ग नीडल, जो कि हम लोग स्क्लेरा पे पॉइंट करते हैं, फिर वहाँ से हम लोग वो सारा फ्लूइड को निकाल लेते हैं। तो ये 4 बनते हैं उसका मेन ट्रीटमेंट। फोटोकोआगुलेशन, स्क्लेरल बकलिंग यानी कि एक्सटर्नल टैम्पोनेट, न्यूमोरेटाइनोपेक्सी यानी कि इंटरनल टैम्पोनेट, एंड ड्रेनेज ऑफ द सब रेटाइनल फ्लूइड। सारे एस्पेक्ट्स कवर हो गए। तो प्रोग्नोसिस में इट डिपेंड्स ऑन द प्री ऑपरेटिव कंडीशन ऑफ द मैक्यूला। अगर वो प्री ऑपरेटिवली डिटैच था तो फिर हम लोग सेंट्रल विजन को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग को पता है कि मैक्यूला इज इन्वॉल्व इन सेंट्रल विजन, यहाँ पे कोन्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। प्रोफाइल एक्सिस में वही, अगर हम लोग ये सब जो हमारे प्री डिस्पोजिंग जो कंडीशंस थे, मायोपिक, अफेकिया, शुडोफेकिया, अगर वो हम लोग को पता है कि ये है पहले से, तो हम लोग पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि उसमें डिटैचमेंट हो सकता है। अगर हम लोग को एक भी कहीं भी जगह ब्रेक या कुछ दिखा तो फिर वी स्टार्ट विद प्रोफाइलैक्सिस विच इज़ लेज़र फोटोकोआगुलेशन से हम लोग उस गैप को भरने का कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा रेगमेटोजेनस वाला, रेगमेटोजेनस रेटाइनल डिटैचमेंट। अभी अगर ट्रैक्शनल और एक्सुडेटिव के बारे में कुछ बातें बोलेंगे, तो ट्रैक्शनल वाले में क्या होता है कि मैंने बोला था कि उसमें सिर्फ एक ही तरफ से फोर्स लग रही होगी। ट्रैक्शन है तो यानी कि फोर्स तो लग रहा है, बट उसमें सिर्फ विट्रेस वाले साइड से लग रहा है। क्या होता है कि जो विट्रेस होता है उसमें फाइब्रस बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि उसको रेटाइना से अलग करने की कोशिश करते हैं। उसी के चलते चिपक के रेटाइना के 9 लेयर्स भी अलग हो जाते हैं बेचारे 10th लेयर से। ठीक है, आप समझ रहे, विट्रेस और रेटाइना जब फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो क्या होता है, रेटाइना यानी कि हम लोग सिर्फ 10th वाले की बात करें, और विट्रेस जो उसके साथ ही 9th लेयर अटैच हो जाते हैं। इसमें रेगमेटोजेनस में दोनों कर रहे थे, बट ट्रैक्शन वाले में ये सिर्फ जो विट्रेस में जो फाइब्रस एडहेशंस और बैंड्स क्रिएट हो रहे हैं, विट्रियो फाइब्रस बैंड्स जिनको हम लोग बोलते हैं, वो पुल करते हैं विट्रेस को फ्रॉम द विट्रेस अलॉन्ग विद द 9 लेयर्स ऑफ रेटाइना फ्रॉम द 10th लेयर। ठीक है, वो उसको पुल कर रहे हैं। और उनमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन होता है, और उसके कॉजेज़ में सिस्टमिक कॉजेज़ है, जैसे कि मोस्ट कॉमन है हमारा डायबिटीज़ मेलाइटिस, और यानी कि डायबिटिक रेटाइनोपैथी, फिर सिकल सेल रेटाइनोपैथी, ये सब होते हैं। बस उसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो फाइब्रस एडहेशन वाला, और कि उसका मोस्ट कॉमन कॉज किया तो वो है डायबिटिक रेटाइनोपैथी। एक्सुडेटिव वाले क्या होते हैं कि वो सेकेंडरी है, तो ऑब्वियसली किसी और कंडीशन की वजह से होते हैं। कोई भी और कंडीशन जिसमें कि एक्सुडेशन इन्वॉल्व हो, और उसके ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम लोग उस एक्सुडेटिव कंडीशन को बेसिकली ट्रीट करने का कोशिश करते हैं, ना कि हमारे जो डिटैचमेंट हो रहा है उसको। मेन जब कॉज ट्रीट होगा तभी तो आगे का होगा, इसलिए।
फिर उसका एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि उसका हॉलमार्क क्या होता है कि उसमें शिफ्टिंग फ्लूइड दिखता है हम लोग को, जैसे कि हम लोग लिवर का एग्जामिनेशन असाइटिस में देखते हैं शिफ्टिंग फ्लूइड होता है, वैसे ही हम लोग एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटैचमेंट में देखते हैं कि उसमें शिफ्टिंग फ्लूइड हम लोग को मिलता है। दैट इज़ द हॉलमार्क ऑफ एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटैचमेंट, और वही उसका सबसे इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन या फिर MCQ क्वेश्चन है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन अबाउट रेटाइनल डिटैचमेंट फ्रॉम ऑप्थेल्मोस्कोपी। तो ये था मेरा डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन अबाउट रेटाइनल डिटैचमेंट, जो कि हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी का एक टॉपिक है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूनिवर्सिटी, फॉर MCQs, फॉर एवरीथिंग। तो बहुत शॉर्ट प्रेजेंटेशन था ये, बट आई होप इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर हो चुके हैं, हेडिंग्स कवर हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो एंड यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मेरे काफ़ी और प्लेलिस्ट है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड MBBS के। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पे कि आपको वीडियो चाहिए हो फर्स्ट सेकंड थर्ड MBBS के, या फिर कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो, तो इधर आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल श्योरली ट्राई टू कम अप विद दैट वीडियो। एंड प्लीज़ ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम विद द पेज स्टडी विद सुजाता, जिसमें कि हम लोग डेली MCQs या फिर कोई भी फैक्ट डालते हैं हमारे जो MBBS सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, ताकि हम लोग साथ में प्रिपेयर कर सकें और हमारे पास एक अच्छी सी मॉड्यूल तैयार हो कुछ दिन बाद। तो प्लीज़ सपोर्ट अस देयर ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच। See you next weekend. Till then, bye bye.